नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब ऐसे चैलेंजेस जो हमारे जो फॉर्मुलेटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर जो देश के जो अग्रणी नेता थे, उनके सामने जो चैलेंजेस आए जब वो नेशन को उनको बिल्ड करना था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, एक डिफरेंट कंडीशन से एक नए डेस्टिनी की तरफ जो बढ़ रहा था वो, तो जो उनके सामने जो चैलेंजेस आए उसके साथ उन्होंने कैसे डील किया या फिर वो चैलेंजेस क्या क्या थे, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब ऐसे चैलेंजेस जो नेशन बनाने में सामने आए, जिसमें से जो पहला टॉपिक है वो है कि चैलेंजेस फॉर न्यू नेशन। जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश जो है वो 14-15 अगस्त की जो मिडनाइट थी 1947 में, उसमें आज़ाद हुआ। तो इसीलिए जो 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, और हम भारतीय हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। तो 14-15 अगस्त 1947 की डेट को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच का नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये बहुत फेमस उनकी स्पीच थी जिसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, मतलब डेस्टिनी से हमारा मिलन जो है। तो उसमें उन्होंने जो उन्होंने वर्ड्स कहे थे कि मतलब इंडिया विल अवेक एट उन्होंने कहा था कि आज जो पूरी दुनिया सो रही है तो भारत जो है वो एक आधी रात को एक नई एक नई और एग्रेसर होगा। मतलब भारत एक आज नई शुरुआत करने जा रहा है। तो उसमें उन्होंने कुछ कंडीशन बताया था कि वो चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। तो वो बस मेन बात वहां पे ये है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी वो उनकी स्पीच थी जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन दी थी, और उन्होंने वहां पे फिर फ्लैग को होस्ट किया गया था। हम पहले बात करने वाले हैं कि फर्स्ट टॉपिक है इसका चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन। कि हमारा भारत जो है वो एक नया नेशन बन गया, वो आज़ाद हो गया, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि हमारा देश जो है वो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर आज़ाद हुआ था। हम बात कर रहे हैं पार्टीशन की। पार्टीशन में क्या है कि पार्टीशन एक बहुत ही बड़ा टर्मोइल था। इसे हम कुछ क्या कहें, बहुत दुखद बात थी, और उससे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उभर पाना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी जो चैलेंजेस थे, जो कंडीशन थी, वो उससे भी खराब थी। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है नेशन बिल्डिंग का। मतलब जो 3 चैलेंजेस हैं उसमें से जो पहला चैलेंज था वो था नेशन बिल्ड करने का। क्योंकि हमारा जो देश था उस समय बहुत ही ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड था। प्रिंसली स्टेट्स देख लो, और बाकी जो भी कुछ रियासतें थी, कुछ जैसे पाकिस्तान मुस्लिम में चला गया, मुस्लिम जो सोसाइटी थी वो चली गई पाकिस्तान में। तो जो चैलेंजेस थे बहुत थे, और मेन जो पहला चैलेंज था वो था नेशन बिल्ड करने का। क्योंकि जो कंट्री जो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो तो पूरा क्या है, वो तो पार्ट्स में डिवाइड है। वो तो क्या है, वो पूरा पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसमें क्या है कि उसमें 565 जो है उसमें प्रिंसली स्टेट्स हैं। 565 आज का जो उड़ीसा पार्ट है इसी में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। आज को जो गुजरात का काठियावाड़ का रीजन है इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट में डिवाइड था। निजाम ऑफ हैदराबाद वो एक अलग कंट्री था। तो उन सबको जो क्या है एकोमोडेट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो रीजनल डाइवर्सिटी थी हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से फैली हुई थी। तो उन सबको एकोमोडेट करना, एक साथ लेकर चलना, प्रिंसली स्टेट को अपने देश में विलय करना, उनको मिलाना, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कराना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। एक नेशन को फॉर्म करना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की भी, पाकिस्तान की भी। तो ये सब मिला के हमारा देश था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा देश इंडिया था। तो वो सब हमको क्या है कि हमें वो चीजें सब एकोमोडेट करनी थी, क्योंकि जो रीजनल डाइवर्सिटी थी, अलग अलग प्रांत के लोग थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था, राजा थे, कहीं कहीं रियासतें थी, कहीं राजा थी, कहीं ऐसे बिल्कुल ऐसा अलग अलग चल रहा था। तो वो क्या था, नेशन बिल्डिंग का काम जो था वो बहुत मुश्किल था। तो पहला चैलेंज यही था। और दूसरा चैलेंज था वो था इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। देखो, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना लिया, आपने एक संविधान बना लिया, पर जो देश है वो संविधान पे चलाना वो अलग बात होती है। और हमने जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने चूज की थी उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो इलेक्शन फेयर वे में कराना या फिर इलेक्शन अच्छे से सुचारू रूप से होना, वो भी एक बहुत अलग बात हो जाती है। तो जो एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी था, आपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया, वो सिंपल बात है। कोई भी संविधान सभा का गठन हुआ, उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए, उन्होंने संविधान बना लिया। पर देश को चलाना पड़ता है सदियों तक। उसी अगर कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है आपको, या फिर किसी भी संविधान में आपको देश चलाना है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी वो एक अगला चैलेंज था। और जो तीसरा चैलेंज था वो था डेवलपमेंट एंड वेलबींग। क्योंकि देखो, डेवलपमेंट ये बहुत ही जरूरी था। क्योंकि हमारे जो देश के जो लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको जरूरी यही था कि उनका जो है थोड़ा विकास हो। क्योंकि जो अमीर है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो
कई अमीर ऐसे हैं जिनकी जिनकी जो सैलरी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है। तो जो सरकार बनती है वो मेनली वो हेल्प करने के लिए बनती है गरीब तबके के लोगों को। तो यहाँ पे वही जैसे कि हमारा जो संविधान बना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ, उसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कई सारी चीजें लाई गई जिससे कि हम डेवलपमेंट कर सके और वेलबींग मतलब कर सके लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी के जो निम्न वर्ग लोग हैं उनका भी हम अच्छा कर सके, जैसे कि या फिर किसी का भी हम भला कर सके, डेवलपमेंट कर सके सोसाइटी का। उसके लिए कई सारे जो प्रोविजंस लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से एक था डीपीएसपी, जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गए, इक्वल वेजेस फॉर ऑल, इसमें ये सब मतलब ऐसे है, मतलब जैसे कि मतलब जो स्कूल्स में बच्चों को फ्री खाना मिलेगा, तो ये सब क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये इंक्लूड किए गए। और बाकी माइनॉरिटीज को जो राइट दी गई, ये मतलब ऐसे कई सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए जिससे कि हम सोसाइटी का, हम सिटीजन्स का, सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके और उनका भला हो। तो ये जो हमने पढ़ लिया कि जो चैलेंजेस ऑफ नेशन, न्यू नेशन थे, वो यही 3 चैलेंजेस थे, नेशन बिल्डिंग का, एस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी का और डेवलपमेंट एंड वेलबींग का। मैं समझा दिया, इसको आप पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इसका टॉपिक नंबर 2 की। जो टॉपिक 2 है वो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब जो टॉपिक 2 है इसका वो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, समझ लीजिए वहां पे मतलब थोड़ा जगह नंबर कम पड़िए, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं। तो पार्टीशन, हमारे देश को हमें पता है कि हमारा देश जो है वो बहुत ही एक टर्मोइल की सिचुएशन में आजाद हुआ। उस समय जो सिचुएशन थी वो काफी अच्छी नहीं थी। हमारा देश जो है वो मुस्लिम लीग के जो कुछ प्रोविजंस थे उनके कारण आजाद हुआ। मुस्लिम लीग ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था 2 नेशन थ्योरी। उसके बेसिस पे हमारा जो देश है वो अलग, मतलब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो क्या था, पार्टीशन जो हुआ हमारे देश का, वो एक उस समय जो भारत था वो बीच में रह गया और उसके जो 2 रीजन्स थे जहां पर जो मुस्लिम हैं वो ज्यादा मेजोरिटी में थे, उनको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। और जो तब का वेस्ट पाकिस्तान था वो आज अब सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और जो ईस्ट पाकिस्तान था आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अगला पॉइंट है वो है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। इसमें जो अगला पॉइंट है वो है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब जो पार्टीशन है वो किस तरह से हुआ। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन किस तरह से हुआ। तो हम सबको पता है कि पार्टीशन जो हुआ हमारे देश का वो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया एक थ्योरी था जिसका नाम है 2 नेशन थ्योरी, जिसमें जो प्रोमिनेंट जो लीडर हैं जिन्होंने इसको कहा वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी, 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे हमारा जो देश है वो अलग हो गया। तो जो 2 नेशन थ्योरी था ये किस पे बेस्ड था, या फिर हमारा जो पार्टीशन है ये किस पे बेस्ड था। तो ये जो बेस्ड था ये था रिलीजियस मेजोरिटी पे। मतलब ऐसा कोई भी रीजन हो जहां पे ऐसा कोई भी रीजन हो जहां पे कोई एक धर्म के लोग जो है वो मेजोरिटी में हैं, तो उस जो वो इलाका है उसको एक अलग देश बना देना, या फिर उसको उसी मेजोरिटी के, मतलब जो मेजोरिटी वहां पे जो धर्म है, मतलब जिस धर्म के लोग वहां पे ज्यादा हैं उन्हीं के आधार पे उसको एक अलग देश बना देना। जैसा कि पाकिस्तान का जो आज पंजाब का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, जैसे कि आज का जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, उस समय वहां पे जो मुस्लिम है हमारे देश के वो मेजोरिटी में थे। ये इलाका यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, और यहाँ का जो इलाका है ये वाला, ये तो हमारा देश ये वाला इलाका है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मुस्लिम जो थे यहाँ भी मेजोरिटी में थे। तो दोनों तरफ क्या कर दिया, यहाँ बना दिया गया ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ बना दिया गया वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। तो इस तरह से जो 2 मेजोरिटी एरियाज थे मुस्लिम्स के, मतलब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या है कि रिलीजियस मेजोरिटी का पालन किया गया, और जहां पे जो धर्म ज्यादा था उसको वही देश बना दिया गया। यहाँ पे हिंदू ज्यादा थे तो इसको हिंदुस्तान बना दिया गया, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे तो यहाँ पे इसे पाकिस्तान बना दिया।
ठीक है, आगे हम टॉपिक बढ़ते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन था इसमें कुछ चैलेंजेस आए, इसमें 3 चैलेंजेस आए। मतलब जो पार्टीशन का जो प्रोसेस था उसमें कुछ चैलेंजेस आए, मतलब वो पार्टीशन बहुत ही आसान नहीं था करना, पार्टीशन मुश्किल था, पार्टीशन के सामने 3 चैलेंजेस आए। जो पहला चैलेंज था वो ये था कि जो मुस्लिम रीजन्स थे, मतलब जो रिलीजियस मेजोरिटी का हम पालन कर रहे थे, हमें डिवीजन करना है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो एक को जो हिंदुस्तान है उसमें हिंदू रहेंगे, जो पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहेंगे। तो जब हम पालन कर रहे थे हमारे कॉन्सेप्ट रिलीजियस मेजोरिटी का 2 नेशन थ्योरी के बेस पर डिवाइड करने का, और ये दिया था किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग वही एक पार्टी है जिसका फॉर्मेशन 1906 में ढाका में हुआ था, सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में इसका फाउंडेशन हुआ था, और ये शुरुआत से ही कांग्रेस के अपोजिशन में हमेशा रही, और जिसका कारण ये था कि इसे कई सारे चुनाव हारी। तो ये क्या हुआ कि ये मुस्लिम इसमें ज्यादा नेता थे, तो इसने अपना चूज कर लिया कि ये। हाँ दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो को। हम बात कर रहे थे कि जब हम पार्टीशन कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, जो हम 2 नए देशों में बांट रहे हैं, मुस्लिम को हम भारत से अलग कर रहे हैं और उनके लिए हम नया देश बना रहे हैं पाकिस्तान, 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। तो जो ये पार्टीशन हुआ इसने कुछ चैलेंजेस फेस किए, और वो चैलेंजेस बहुत ही जेन्युइन थे। और वो चैलेंजेस क्या थे उसकी हम बात करते हैं। जो पहला चैलेंज था वो ये था कि ये जो पार्टीशन था ये बेस था रिलीजियस मेजोरिटी के ऊपर, कि मतलब ऐसा कोई भी एरिया जहां पे कोई भी धर्म मेजोरिटी में है उसको उसी धर्म के हिसाब से नया देश बना दो। तो जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है आज पंजाब के ऊपर का, राजस्थान के बगल का, जम्मू कश्मीर के साइड का, वो जो इलाका था वहां पे जो है मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, और एक जहां बंगाल के बगल का और असम के नीचे का और त्रिपुरा के बगल का जो इलाका है जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ पे भी जो है मुस्लिम्स जो थे ये मेजोरिटी में थे। तो इसलिए क्या किया, डिसाइड किया गया कि इनको हम बना देंगे नए एरियाज ऑफ मुस्लिम्स नोन एज पाकिस्तान। तो जो यहाँ पहला जो चैलेंज था वो ये था कि नो सिंगल बेल्ट, मतलब ऐसा कोई जगह है, मतलब अगर हम ये चाहें कि हम एक इलाका यहाँ मुस्लिम कर दें, इतना हिंदुस्तान कर दें, इतना इंडिया कर दें, तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो मुस्लिम के जो मेजोरिटी के एरियाज थे वो एक नॉर्थ वेस्ट में था और एक इधर ये ईस्ट में था। तो मतलब पहला चैलेंज ये था कि हमें हमें वो एक देश 2 अलग अलग जगह बनाना पड़ता, ये पहला चैलेंज था। तो पहला चैलेंज क्या है कि नो सिंगल बेल्ट, मतलब जो मुस्लिम्स मेजोरिटी का जो एरिया है वो कोई सिंगल जगह पे नहीं है। और जो दूसरा चैलेंज है वो है मुस्लिम्स के व्यू का। हमें पता है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 नेताओं के उससे एक राष्ट्र खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर वही हुआ था। जो पूरे मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, ये पाकिस्तान की डिमांड कभी मुस्लिम आम जनता ने नहीं की, ये कुछ उनके नेताओं की मतलब उनकी डिमांड थी, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो सभी मुस्लिम जो थे, जैसे कि एक फ्रंटियर गांधी निकल के आते हैं, फ्रंटियर गांधी मतलब जो NFWF पे थे, मतलब ये नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस जो है वहां पे एक गमाल अब्दुल जफर खान जो थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, वो जो एरिया था वो नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान में रहे, वो भारतीय बन के ही रहना चाहते थे। तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि सभी जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, वो भारत के ही नागरिक बन के रहना चाहते थे। और जो तीसरा है वो है हिंदू इन मुस्लिम एरियाज, मतलब ये यहाँ पे निकल के आता है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, मतलब जो बंगाल है और जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ पे जो मुस्लिम के मेजोरिटी एरियाज हैं दोनों जगह, यहाँ पर हिंदूज भी थे। और आपको पता है कि पार्टीशन जो हुआ ये बहुत ही भयावह घटना थी। यहाँ पे लगभग 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, यहां से वहां स्थानांतरण होना पड़ा, जिसमें 5 से 10 लाख लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये जो था, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज भी थे वहां पर भी हिंदू थे, और जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज भी थे वहां पर भी मुस्लिम्स थे। अब ये तो होना ही था, अब जब दोनों एक ही देश में मिलजुल के रह रहे हैं और जो नेताओं की मर्जी से 2 देश खड़े हो जाएं, तो फिर वो वहां पे ऐसा ही होना था। तो समझ गए ये चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन करने में, देश को बांटने में जो 3 चैलेंजेस आए वो ये थे कि ना कहीं सिंगल बेल्ट था मुस्लिम और हिंदू का, कि यहाँ पे अलग कर दो सीधे, ये इधर हिंदू हो गए इधर मुस्लिम हो गए,
और ना ही सभी मुस्लिम्स पाकिस्तान चाहते थे। वो चाहते थे कि वो भारत के नागरिक बन के रहें। और तीसरा जो है हिंदूज इन मुस्लिम एरियाज, मतलब जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहां पर भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। मतलब वो इतने नंबर में थे कि उनको इग्नोर ना किया जाए, पर फिर भी इग्नोर किया गया। और उसी का मतलब वो एक पीरियड बन गया पार्टीशन। आगे हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन की, मतलब जो पार्टीशन हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। तो पार्टीशन का जो सबसे पहला परिणाम ये हुआ, देखो जो पार्टीशन का जो पहला परिणाम ये हुआ, मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए कि जो पार्टीशन का जो पहला परिणाम हुआ वो दो, भारत जो हिंदुस्तान था उससे बढ़कर दो देश खड़े हो गए। हिंदू के लिए हिंदुस्तान यानी कि इंडिया, और मुस्लिम्स के लिए खड़ा हो गया पाकिस्तान। तो जो मतलब हम बात करने वाले हैं यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं अब क्या हो गए कि इनके बेसिस पे हिंदू इंडिया और पाकिस्तान दो नए देश बन गए और दोनों अलग हो गए। और इसमें जो अगला कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है वो ये है कि बहुत ही ज्यादा लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। मतलब रिफ्यूजी कैंप्स मतलब वो जहां पे अनाथ लोग रहते हैं या फिर ऐसे लोग जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं रहती, वो लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि 80 लाख लोग नियर अबाउट माइग्रेट किए थे। तो ये 80 लाख लोगों का स्थानांतरण जो हुआ ये भी पार्टीशन का ही परिणाम था। और जो 8 से 10 लाख लोग जो मारे गए वो भी पार्टीशन का ही परिणाम था। और बाकी जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी पार्टीशन का ही परिणाम था। जो एग्रीकल्चरल लैंड डिवाइड हुआ वो भी पार्टीशन का ही परिणाम था। और जो 1/3 एग्रीकल्चरल लैंड जो था भारत का वो पाकिस्तान के पास चला गया। एग्रीकल्चरल वो लैंड, वो भी जो इरिगेटेड हो अच्छे से, मतलब जहां पे सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो, वो जो लैंड था भारत का वो चला गया पाकिस्तान में या फिर वेस्ट बंगाल में। क्योंकि आज जहां पे वेस्ट बंगाल है वहां पे सुंदरबन डेल्टा है, वहां पे इरिगेशन की सिंचाई व्यवस्था की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। वहां पे जो भी खेती होती है बहुत अच्छी होती है। आगे हम बात करते हैं कि जो पार्टीशन के और कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसमें ये हुआ कि ये पार्टीशन सिर्फ लोगों का बंटवारा ही नहीं था। कई जो राइटर्स हैं इन्होंने उसको डिवीजन ऑफ हर्ट कहा है, ये दिलों का बंटवारा था। मतलब कई जो फिल्में आई इसके पार्टीशन पे बेसिस पे, या फिर कई जो राइटर्स हैं वो अपना काम कर रहे थे, मतलब वो लिख रहे थे पार्टीशन के बेसिस पे, मतलब पार्टीशन कैसा था, पार्टीशन कितना बुरा था, इसमें क्या क्या हुआ। जो लिखा है उनमें से एक पार्टीशन मतलब एक किसी राइटर ने कहा है इट वॉज अ डिवीजन ऑफ हर्ट। तो बाकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब एक क्षेत्र का बंटवारा हुआ। यहाँ पे फाइनेंस का बंटवारा हुआ, पैसे भी पाकिस्तान को दिए गए। पाकिस्तान को कई सारी मतलब ट्रेनें दी गई, रेलवे के स्लीपर्स दिए गए, नई नई ट्रेनें दी गई। मतलब ये बंटवारा जो था ये बहुत ही बड़ा बंटवारा था और इससे बड़ा बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे पार्टीशन के। आगे हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो भारत में मिले, मतलब प्रिंसली स्टेट्स का जो भारत में विलय हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आपको बता दूं कि भारत जो है वो नियर अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था आजादी के समय। तो उनको भारत का हिस्सा बनाना कुछ को आसान था, कुछ को बहुत मुश्किल था। जैसे कि त्रवणकोर जो आज का केरला वाला पार्ट है, यहाँ पे जो एक प्रिंसली स्टेट था उसके राजा ने साफ साफ कह दिया दैट वी आर गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उन्होंने कह दिया कि हम एक नए आजाद देश की नींव रखने जा रहे हैं और हम भारत में मिलने नहीं जा रहे हैं। और यही एक सेम रवैया था निजाम ऑफ हैदराबाद का भी। उनका भी यही मानना था कि हम एक नए देश की नींव रखेंगे, हम एक नया देश बनेंगे, हम भारत में मिलने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ है और भी थे, जैसे मणिपुर के राजा वो भी नहीं मान रहे थे। तो जो ये हाल था, मतलब कई जो रियासतें थी, कई जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने ये मानने से मना कर दिया था कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बता दूं कि
उस समय जो है, जो भारत के जो आज मान मतलब जो भारत के जो 100 लोग हैं उसमें से जो 1/3 थे वो प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे। अब यही मान लीजिए कि नियर अबाउट मतलब ये जो 33% लोग हैं ये प्रिंसली स्टेट्स में रहते हैं, और अगर ये भारत का हिस्सा ना बनते तो भारत की जनसंख्या आज की बहुत कम होती और जनसंख्या क्या एरिया भी बहुत कम होता, क्योंकि जो 1/3 मतलब जो 1/3 पॉपुलेशन जितनी जगह पर रहती है वो नियर अबाउट 1/3 एरिया भी होगा, तो वो 1/3 एरिया भी था लगभग। तो फिर यहां मतलब कहने की बात यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को आजादी दी, पहली बात तो उन्होंने पार्टीशन कर दिया, हिंदू मुस्लिम्स को बांट दिया, और दूसरा उन्होंने जो जितने भी मुस्लिम्स थे मतलब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको उन्होंने छूट दे दिया कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो आप हिंदुस्तान में मिल जाएं, या तो फिर आप एक इंडिपेंडेंट देश का या फिर आप एक इंडिपेंडेंट देश का तमगा ले लें, या फिर आप इंडिपेंडेंट देश बन जाएं। तो 3 ऑप्शन रखे गए थे उनके सामने, तो जिसमें से कई सारे प्रिंसली स्टेट्स ने तो मतलब भारत में मिलने की मतलब वो बात की, और पाकिस्तान में मिलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो पर कुछ 3-4 नाम आते हैं, जैसे जूनागढ़ जो आज के काठियावाड़ रीजन गुजरात में है, वो जो था उसका मानना था कि हम भी अब एक अलग देश बनेंगे। निजाम ऑफ हैदराबाद ये भी अलग देश बनेंगे, और ये त्रावणकोर जो आज का केरला वाला पार्ट है ये भी अलग देश बनेंगे, मणिपुर अलग देश बनेंगे। तो इन सबको जो भारत में विलय था या फिर उनको जो भारत में मिलाना था वो बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो है वो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई मतलब भारत को जो परेशानी आई मतलब उनको अपने में लाने की, वो यही आई क्योंकि कई सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। तो जो भारत का जो सपना था कि हम एक इंटीग्रेटेड या फिर यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे, वो सपना टूट जाता। हम इंटीग्रेटेड इंडिया जब बात करते हैं कि आर्यव्रत मतलब ये पूरा भारतवर्ष, तो पूरा भारत या फिर मतलब हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब तो लगभग भारत टूट गया है। उस अगर ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे अगर ये नहीं मिलते तो भारत के अंदर ही बहुत सारे देश होते। तो खैर भारत उससे बच गया, क्योंकि यहाँ पे जो मेन नाम निकल के आता है वो नाम निकल के आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और यही फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे विलय कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद की जब हम बात करते हैं कि निजाम ऑफ हैदराबाद या फिर जो निजाम आज का जो हैदराबाद है ये भारत में कैसे मिला, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं मोटी मोटा कि जो निजाम है हैदराबाद का, मतलब जो पहली बात करते हैं हैदराबाद भारत में कैसे मिला। हैदराबाद जो है इसने कहा कि हम इंडिपेंडेंट देश बनेंगे, और इनके जो रूलर थे उनका नाम था निजाम, जो कि एक मुस्लिम रूलर थे, और हैदराबाद के मैक्सिमम लोग हिंदू थे। तो ये क्या है, इन्होंने ये बहुत ही शोषण करते थे अपने देश में, अपने कंट्री में रहने वाले लोगों का, मतलब हैदराबाद के लोगों का ये बहुत ज्यादा शोषण करते थे। और इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने एक बार मतलब इन्होंने जनता में फायर करा दिया, और ये जो निजाम ऑफ हैदराबाद है ये उस समय भारत के सबसे अमीर आदमी थे। भारत में सबसे अमीर आदमी निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम मतलब ये एक पोस्ट है, ये उनका नाम नहीं है उनके रूलर का, ये एक पोस्ट है, निजाम उनको कहा जाता था। जैसे दिल्ली के जो 1206 से जिन्होंने 1226 तक रूल किया दिल्ली पे, उनको कहते थे सुल्तान, और ऐसे ही कुछ को मुगल राजा कहते हैं, फिर ऐसे कुछ कहते हैं ना, उनको निजाम कहते थे। हाँ, तो जो ये थे ये बहुत ही अमीर आदमी थे। इन्होंने क्या, ये एक मुस्लिम रूलर थे, और निजाम और हैदराबाद में रहने वाले मैक्सिमम जनसंख्या हिंदू थी। ये बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। तो भारत जब आजाद हो गया तो भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने देखा नहीं किया, उसने क्या किया कि इनकी जो फोर्स थी उसके खिलाफ अपने ट्रूप भेज दिए, और जिसने क्या किया कि निजाम के रूल को ओवरथ्रो कर दिया, और हैदराबाद ने साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और इसी तरह से हैदराबाद जो है वो भारत में मिल गया। आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से कश्मीर भारत में मिला।
क्योंकि कश्मीर तो पहले मतलब कश्मीर भी अलग ही था। तो कश्मीर में जो है इसके जो राजा थे वो भी भारत में मिलना नहीं चाहते थे, पर क्या हुआ कि आजादी के बाद इनके ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान के जो आर्मी के जो ट्रेंड ऑफिसर्स थे या फिर जो आतंकवादी थे वो उन्होंने पाकिस्तान यानी उन्होंने कश्मीर पर हमला किया और वो ट्राइबल्स बन के आए थे, मतलब बंजारे बन के आए थे, पर वो थे बहुत ही ट्रेंड मिलिटेंट्स थे, उनके पास गन्स थे, उनके पास हथियार थे। और उन्होंने जब कश्मीर पे हमला किया तो उनके राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं था भारत से हेल्प मांगने के अलावा, तो उन्होंने भारत से हेल्प मांगी और उन्होंने फिर वहां पे साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कि हम भारत में मिलने जा रहे हैं, हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। और जब उन्होंने साइन कर दिया तो इसी तरह से कश्मीर भारत में मिल गया, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब भारत पाकिस्तानियों को मार के भगा देगा इनके देश से तो वो एक जनमत संग्रह कराएगा। जनमत संग्रह का मतलब है कि वो जनता की राय लेगा, मतलब एक वहां पे उनकी जनता के लिए इलेक्शन होगा, मतलब उनकी जनता में चुनाव होगा और उनसे पूछा जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, जनमत संग्रह कराया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी जनता की वॉर खत्म होने के बाद कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो भारत ने ऐसा होने ही नहीं दिया, भारत ने ऐसा करवाया ही नहीं, लड़ाई खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब तो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की पावर भी हटा दी गई। अब तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूटी बना दिया गया। अब तो मतलब कश्मीर का जो वो मुद्दा था लगभग खत्म है, तो कश्मीर का जो भारत में मिला है वो ऐसे हुआ, बाकी कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमने ये पढ़ लिया कि देखो जो, और बात करते हैं कि जो मतलब यहाँ पर जो दो तरीके थे जिनका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्तेमाल किया इन प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने में, तो कहीं कहीं पर तो इन्होंने नेगोशिएशन किया, मतलब बातचीत की, समझौता किया, लेन देन किया, शर्तें मानी। कई तरीके होते हैं, बातचीत करने के बाद कई रास्ते निकलते हैं, तो उन सबका पालन किया कई प्रिंसली स्टेट्स में, मतलब बातचीत से मामला सुलझाया। और एक और तरीका था डिप्लोमेटिक, मतलब यहां पर इन्होंने कानून का सहारा लिया। कानून का मतलब इन्होंने कानूनी जो कार्रवाई होती है उसका इस्तेमाल किया। और डिप्लोमेटिक ढंग से इन्होंने ये डिप्लोमेटिक ढंग इन्होंने जो मेन यूज किया वो इन्होंने यूज किया था कहां पे? मणिपुर में। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में इन्होंने नेगोशिएशन नहीं किया और इन्होंने छल से वहां का जो मेन जो रूलर था उसे साइन ना करा के उसके नीचे वाले वाइस से साइन करा लिया और मणिपुर को भारत में मिला लिया। तो ये दो तरीके थे, एक नेगोशिएशन समझौता करके, एक डिप्लोमेटिक कानूनी कार्यवाही करके, जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद के ऊपर तो मिलिट्री भेज दी थी। तो ये दो तरीके थे जिससे भारत में कई सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया गया। अब अगला टॉपिक है गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशंस। तो जो गवर्नमेंट का जो व्यू था वो कुछ 3 कंसिडरेशन से बनाया गया, जैसे कि बाय प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू द प्रिंसली स्टेट्स। देखो गवर्नमेंट ने जो किया, गवर्नमेंट ने जो अपने गवर्नमेंट ने जो प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाने के लिए जो किया उनमें से कई बार उन्होंने ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी मतलब बाय गिविंग ऑटोनॉमी, मतलब उन्होंने थोड़ी सी पावर्स दे के, जैसे कि कश्मीर क्या है, कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए कश्मीर को बहुत सारी ऑटोनॉमी दी गई, उसे बहुत सारे पावर्स दिए गए। जैसे कि कश्मीर आजादी के वक्त अपनी अलग पार्लियामेंट रख सकता था और कश्मीर के लोग थे वो सिर्फ उनके पास डबल सिटीजनशिप भी थी। बाकी यहाँ यूपी बिहार के लोगों के पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है अभी तक, पर अब तो वहां भी सिंगल सिटीजनशिप है। पर आजादी के वक्त इनके पास इनका संविधान था, इनके पास इनका फ्लैग था, इनके पास इनका कॉन्स्टिट्यूशन था। इनके पास मतलब किसके पास? कश्मीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि मतलब ऑटोनॉमी जो इन्होंने दे के जो भारत में मिलाने के लिए किया, मतलब थोड़ी सी स्वायत्तता दे के, थोड़ी सी पावर्स दे के भारत में विलय करा लिया। तो ये एग्जाम्पल किस पे सूट करता है? ये सूट करता है हैदराबाद, ये सूट करता है कश्मीर पे,
और भी कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन पे सूट करता है। तो वहां क्या हुआ, थोड़ी सी पावर्स दे दी उनको और फिर उनको भारत में विलय कराया। और टेरिटोरियल डिमार्केशन का भी किया गया कि मतलब उनकी जो टेरिटरी है वो भारत के अंदर ही है या तो फिर उनको मतलब मिल जाना चाहिए। बाकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आप जानते ही हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब ये एक ऐसी मतलब डॉक्यूमेंट था जिसपे साइन करने के बाद उस पर लिखा था कि आप भारत की नागरिकता को स्वीकार करते हैं और आप भारत में विलय चाहते हैं, आप भारत के बनना चाहते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि हैदराबाद का जो मतलब कैसे उन्होंने हैदराबाद पे कब्जा किया, कैसे मतलब कैसे उन्होंने मणिपुर को अपने अंदर मिला लिया, कैसे उन्होंने हैदराबाद को अपने मिला लिया। मणिपुर में जो ये बोध चंद्र सिंह थे, बोध चंद्र सिंह जो वहां के महाराजा थे मणिपुर के, उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिससे जो मतलब ये हो गया। और हाँ हम लोग मतलब ये बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला चुनाव कहाँ हुआ, किस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे भारत में सबसे पहला जो चुनाव हुआ वो कहां पे हुआ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे भारत में सबसे पहला चुनाव कहां हुआ। मतलब सबको चुनाव मतलब 18 साल के ऊपर सभी को वोट देने का हक प्रदान करके सबसे पहला चुनाव जो भारत में हुआ वो होता है मणिपुर में। मतलब मणिपुर में जो है वहां पे इलेक्शन होता है तो वहां पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मणिपुर में सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भारत में प्रयोग होता है। ये होता है जून 1948 में, जिसमें ये एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन जाता है। सो मणिपुर बिकेम टू होल्ड द इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। आगे हम बात करते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ। मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो प्रोसेस था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मतलब भारत का जो स्टेट है उसको रीऑर्गेनाइज करना। मतलब जो पार्टीशन के पहले की जब हम बात करते हैं या फिर ब्रिटिशर्स के आने की जब हम पहले की बात करते हैं तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता था। जितने भी राजा महाराजा हमारे देश में थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले, उस वक्त जो है ये पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट था। उस समय ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड कंट्री था, ना कोई बंटवारा था, क्योंकि जो भी छोटे मोटे राजा थे वो सब दिल्ली के शासक के अधीन थे। वो अपनी राजधानी पे खुद राज तो करते थे, चलाते थे, पर वो दिल्ली के सुल्तान को कर भी देते थे, टैक्स देते थे। इसलिए क्या था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट उस वक्त सही से बना हुआ था। हाँ दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो को। तो हमें ये पता है कि जब देश आजाद हो गया तो फिर अब जो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में जब बात चल रही थी तो 1952 के पास एक मतलब बहुत ही आवाज उठती है आंध्र प्रदेश से कि हमें क्या है कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें डिवीजन चाहिए। मतलब जो आंध्र प्रदेश था उसमें कई बार त्रावणकोर भी आ जाता है या फिर मतलब ऐसे एरिया आते हैं जहाँ पे कन्नड़ बोलते हैं, तो यहाँ पे इनको आंध्रा भाषा के लोग चाहिए थे। तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, विशालांध्रा मूवमेंट। इन्होंने शुरू किया विशालांध्रा मूवमेंट, जिसमें वो लोग डिवाइड मतलब वो लोग मांग कर रहे थे कि एक आंध्र प्रदेश के लिए एक आंध्र स्पीकिंग जो लोग हों उनके ही मतलब वही आंध्र प्रदेश में रहें, बाकी लोगों के लिए एक अलग देश बन जाए। मतलब वो अपने लिए एक नया राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे कि हमें एक नया स्टेट चाहिए जहां पर सिर्फ आंध्र भाषा के बोलने वाले लोग हों। तो ये मूवमेंट विशालांध्रा मूवमेंट था। और वैसे ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स का डिवीजन है ये होगा, ये बहुत ही पहले कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर 1920 में ये डिसाइड हो गया था। अगर हम ये बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन होगा, ये सबसे पहले कब ये बात हुई थी, तो ये कांग्रेस के नागपुर सेशन में 1920 में 1920 में ये बात तय हो गई थी। पर जब देश आजाद हुआ उस समय जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, पार्टीशन हो चुका था उस वक्त, और भाषाओं के आधार पे और राष्ट्र को बांटना वो अलग देश बना सकता था उस वक्त। तो ये लोग नहीं चाहते थे, जो फॉर्मुलेटर्स थे कंट्री के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेटर्स थे, जो गवर्नमेंट को रन करते थे, वो नहीं चाहते। पर फिर भी जब विशालांध्रा मूवमेंट चला तो उनको लगा कि नहीं, लोगों की डिमांड है, करना चाहिए। और आगे इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है पोटी श्रीरामुलु, जो एक वेटरन गांधी थे, गांधी के सपोर्टर थे और एक कांग्रेस के मेंबर थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 56 डेज तक इन्होंने फास्ट रखा और इनडेफिनेट फास्ट में चले गए थे, और लास्ट में उसी से इनकी मृत्यु भी हो गई। आगे इसमें जो आखिरी टॉपिक है वो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का, जिसकी मांग उठी जब ये मतलब दिसंबर 1952 के एंड में
सरकार मान गई कि हाँ ठीक है, हम आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन भाषा के आधार पर करने जा रहे हैं, तो फिर उसमें से मतलब सरकार ने एक कमीशन का गठन कराया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका गठन 1953 में हुआ था और उसने ये मतलब माना कि मतलब जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है राष्ट्र का जो मतलब जो गठन है वो होना चाहिए। और फाइनली फिर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का मतलब जो मतलब फॉर्मेशन हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पे। तो यहाँ वहाँ चैप्टर खत्म होता है और आगे चैप्टर के आपको वीडियोस चाहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको आगे वीडियोस चाहिए और वीडियो को प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।